हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा रिडॉक्स अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 से K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस FeSO4 होल थ्राइस प्लस H2O बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें K2Cr2O7 की, तो K2Cr27 यहाँ पर क्या बना रहा है, ये बना रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस में परिवर्तित है। जहां पर यदि हम देखें तो पोटेशियम, यदि K2SO4 में पोटेशियम देखें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेम है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था चेंज किसकी हुई है, क्रोमियम की। वो कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, यहाँ पर ये होगा 7। इसे इस प्रकार से देखें, 2 प्लस 2x माइनस ये हो गया 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 2x इज इक्वल टू 12, यानी कि x बराबर +6। ये हमारे पास में, यानी कि क्रोमियम यहाँ पर +6 में है, +6। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2x प्लस 3 + 6। यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिख लें। देखिए SO4 हमें पता है माइनस, यहाँ पर ही होगा, सल्फर जो है +6 में होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू +6 प्लस, यहाँ पर अब ऑक्सीजन जो है -2 में होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये होगा 2x प्लस 18 प्लस माइनस ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा 2x प्लस 12, ये हमारे पास में यहाँ पर होगा 4 इंटू, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 12 है, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 18 और -24 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ही होगा +6, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा +3। तो ये हमारे पास में क्रोमियम हो जाएगा +3 में। अब यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया देखें FeSO4 वाली, तो FeSO4 वाली में क्या हो रहा है, यहाँ पर FeSO4 परिवर्तित हो रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस में। तो यहाँ पर जो आयरन है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, SO4 -2 होता है, तो यहाँ पर ये वाला तो हो जाएगा आयरन +2 में, और यहाँ पर जो आयरन है ये हो जाएगा +3 में। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, SO4 2 माइनस होता है, तो ये हमें पता है नॉर्मल सी रिएक्शन है, आयरन का पता है +3 में जाएगा। अब यहाँ पर यदि ध्यान दें तो हो क्या रहा है कि K2Cr2O7 यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम यदि वैलेंसी फैक्टर से देखें, वैलेंसी फैक्टर, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, इसका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर निकालेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का होगा 2 इंटू, क्रोमियम था +6 में, माइनस ये हो गया +3 में, तो -3 यहाँ पर ही हो गया। तो वैलेंसी फैक्टर हमें प्राप्त हुआ 6। और वहीं पे यदि हम आयरन के वैलेंसी फैक्टर की बात करें, तो जो आयरन का वैलेंसी फैक्टर होगा ये होगा, यहाँ पर एक ही आयरन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 यहाँ पर ही हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा वैलेंसी फैक्टर हमें 1। तो हम क्या करेंगे कि जो आयरन का वैलेंसी फैक्टर है इससे गुणा, इसको गुणा करेंगे K2Cr2O7 से, और जो K2Cr2O7 में क्रोमियम का वैलेंसी फैक्टर है इसको गुणा करेंगे FeSO4 से। तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा K2Cr2O7 यहाँ पर निर्मित कर रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस, तो ये तो गुणा हो जाएगा 1 से, और जो FeSO4 है, FeSO4 जो कि परिवर्तित हो रहा है Fe2SO4 होल थ्राइस में, ये गुणा हो जाएगा 6 से। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें प्राप्त होगा K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 होल थ्राइस प्लस H2SO4 को अभी हम बैलेंस करेंगे। इसके बाद में यह यहाँ पर निर्मित करेगा Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस ये हो जाएगा 6 Fe2SO4 यहाँ पर ये हम क्या करेंगे कि इसको इससे गुणा करेंगे केवल यहाँ पर FeSO4 से, और केवल यहाँ पर। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा FeSO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा जल, जल
तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हम क्या करते हैं, केवल आगे वाले जो हमारे पास में यौगिक है, जैसे K2CR2 के FeSO4 इनसे गुणा करते हैं, तो ये गुणा 6 से होगा, ये गुणा 1 से होगा। यानी कि जो इसका वैलेंसी फैक्टर था उसको हमने इससे गुणा कर दिया, और जो इसका वैलेंसी फैक्टर था उसको इससे गुणा कर दिया। ये हमने यहाँ पर किया है। ऑक्सीकरण संख्या की जो विधि होती है वो इसी प्रकार से यहाँ पर कार्य करती है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करें। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 6 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये हमारे पास में आयरन बैलेंस हो गया। अब हम यहाँ पर देखें, हमारे पास में जो क्रोमियम है, क्रोमियम 2 थे, तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है, पोटेशियम भी 2 है, तो पोटेशियम यहाँ पर बैलेंस है। अब यदि हम यहाँ पर बात करें सल्फर की, तो सल्फर हमारे पास में देखिए, सल्फर कितने, यहाँ पर ये 6 सल्फेट है, यहाँ पर ये 9 सल्फेट है, और यहाँ पर 3 सल्फेट है, तो ये 12 सल्फेट तो यहीं पर हो गया, और एक ये 13। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम ध्यान दें, ये हमारे पास में हो जाएगा FeSO4, FeSO4, FeSO4 ये हमारे पास में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 सल्फेट है, तो 7 सल्फेट की और कमी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7H2SO4। ये हो जाएगा 7H2SO4, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास में H2SO4 भी, यहाँ पर जो सल्फेट है, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास में बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये 7 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 7 H2 है, तो यहाँ पर भी ये 7H2 हो जाएंगे, 7H2O। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारे पास में यह अभिक्रिया बैलेंस होगी। कैसे, 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम है। Cr2O7 की बात करें, क्रोमियम की केवल बात करें, तो 2 क्रोमियम है, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम है। वहीं पर यदि हम आयरन की बात करें, तो यहाँ पर 6 आयरन है, यहाँ पर भी ये 3Fe2 यानी कि 6 आयरन हो गए। वहीं पे सल्फेट की बात करें, तो यहाँ पर ये 13 सल्फेट है इस साइड पे, तो यहाँ पर भी ये 13 सल्फेट हम देख सकते हैं हो गए हमारे पास में। अब हमारे पास में हाइड्रोजन, यहाँ पर 7H2 था, यानी कि 14 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर भी ये 7H2 यानी कि 14 हाइड्रोजन हमारे पास में हो गए। तो इस प्रकार से हम, हमारे पास में ऑक्सीकरण संख्या विधि कार्य करती है, और इस प्रकार से हम अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर हम देखेंगे पहले, और वैलेंसी फैक्टर से उसके बाद में हम अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हो। वैलेंसी फैक्टर कैसे देखते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।